हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे में बराबर आने वाले मैथ के जो प्रश्न हैं उस टाइप के मतलब उस प्रश्न को कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है दो बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से दो बर्तन भरे हैं। पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 2:7 है। पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 2:7 है और दूसरे बर्तन में पानी दूध का 40% है। तो 24 लीटर में पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इसे किस अनुपात में मिलाया गया, यही क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो यहाँ देख लेते हैं। पहला बर्तन मान लेते हैं, पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन है बी। पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी। तो ए में पानी और दूध का अनुपात, पानी के लिए अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं वाटर और मिल्क, ये तो लिख ही सकते हैं। तो पहले बर्तन में क्या है 2:7 है। दूसरे बर्तन में यही अनुपात पानी और दूध का, दूध और पानी नहीं है, पानी और दूध। पहले हम पानी लिखे फिर दूध लिखे, उसमें बताया गया है जो पानी जो है दूध का 40% है, मिल्क का 40% है। तो चलिए देख लेते हैं 40%, 40/100 लिखेंगे हम। तो ये 2 और ये 5, यानी अगर रेशियो लिखे तो इसको अगर रेशियो में लिखे तो क्या होगा W:M इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में 2:5, इसको रेशियो में तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं पहले बर्तन में अगर पानी की मात्रा की बात की जाए, पहले बर्तन में पानी कितना है 2 है, टोटल कितना है ये कितना है 7 है दूध की मात्रा। तो अगर पानी की मात्रा अगर हम निकालें तो 2 पानी की मात्रा और कुल कितना होगा, पहले वाले में 2 और 7 कितना 9 हो जाएगा, और ये कितना 2 बाई इन दोनों का सम कितना 7। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है कि 24 लीटर में पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो गया है। तो 24 लीटर का मिश्रण बना है जिसमें पानी और दूध का अनुपात क्या हो गया 1:2 हो गया है। तो चलिए 1:2, अगर पानी का 1 है और दूध का 2 है तो इसमें पानी का मात्रा क्या होगा 1/3, जैसे हम इसमें लिखे थे 2/7, 2/9। अब यहाँ पे देते हैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर देखें, इन दोनों के बीच का अंतर देखें, 7 और 3 का अगर अंतर देखें तो 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा बता सकते हैं। 7 और 3 का लघुत्तम 21 होगा। 7 और 3 को गुना कर देंगे 7 या 21। अब इसके हर को इसके अंश से गुना करना है, 3 दूना 6 और 7 को 1 से गुना करेंगे 7 × 7। 6 और 7 के बीच का अंतर क्या है, 6 और 7 के बीच का अंतर 1 है। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ देखें 9 और 3 का लघुत्तम तो 9 होगा, लेकिन हम लोग जिस सिस्टम से बना रहे हैं तो हम गुना कर लेते हैं, 9 या 27 गुना कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके हर को इसके अंश से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और इसके हर को इसके अंश से गुना करेंगे तो 9 का 9। 6 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3। तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 21, यहाँ 27, तो ये आती है 21, 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9, यानी 1/3 है, यहाँ 1/7 है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको मिला क्या 1/7 और यहाँ पर मिला है 1/3। अगर हम रेशियो निकाले तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी 3 यहाँ 7 वहाँ, तो किस अनुपात में मिलाया गया 3:7। तो पहले वाला का आंसर क्या होगा 3:7 हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन क्या था, पानी और दूध के मिश्रण से दो बर्तन भरे हैं जिसमें पहले बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 2:7 और दूसरे बर्तन में था पानी दूध का 40% है। तो रेशियो निकाले 2:5। अब यहाँ देखें तो 2 पानी की मात्रा की बात करें पहले बर्तन में तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9, कुल 9 हो जाएगा। और इसमें क्या है दूध यहाँ भी 2, पानी यहाँ कितना है 2 है और कुल कितना 2, 5, 7। अब जो मिश्रण बन रहा है 24 लीटर का, उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या है 1:2 है, 1:2। तो 1 पानी का है और 2 यानी दूध का 2 है, तो इन दोनों का सम कितना 3। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। और इस तरह हम बता सकते हैं 3:7 के अनुपात में मिलाया गया है 24 लीटर के मिश्रण में। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन ही था। तो एलिगेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार से 4 मीटर अधिक है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार से 4 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर मतलब 12 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, समांतर चतुर्भुज की हाइट क्या है ये बता रहे हैं।
तो चलिए देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज अगर हम लिखें तो बना है, तो समांतर चतुर्भुज का अर्थ क्या हुआ, ये भुजा इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये भुजा इसके समांतर है। क्लियर। तो यहाँ दे लेते हैं, ये दोनों समांतर भुजा है, समांतर चतुर्भुज। अगर ये मान लेते हैं ये क्या है, आधार है, बेस है, और ये क्या है, उसका हाइट है, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई लिखते हैं हम लोग। तो क्या बताया क्या गया, आधार जो है ऊंचाई जो है आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं आधार क्या है, x है, और ऊंचाई क्या होगा, x + 4। ठीक है। अब यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो x इंटू x + 4 दिया क्या गया है, 12 दिया गया है, 12 मीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो 12 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें तो गुना करने पर हमको मिल क्या रहा है, x² प्लस क्या मिल रहा है, 4x, और ये -12। अब यहाँ देख रहे हैं हमको यहाँ फैक्टर लेना होगा, चूंकि -12 है तो हमको घटा के लाना होगा 4। तो 12 का 2 फैक्टर क्या होगा, जिसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, मतलब अंतर 4 है। तो 12 का 2 फैक्टर, 6 दूना 12, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। यहाँ माइनस देखे तो हमको पता चला यहाँ तो घटा के लाना है, तो यानी 6 - 2 = 4। तो ये x² लिख सकते हैं आप, ये 6x - 2x - 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x। तो x + 6 - 2 कॉमन लेंगे तो x + 6, चूंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं x + 6 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या मिल रहा है, x - 2, यानी x + 6 = 0 लिखेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा क्या, -6, +6 उधर जाएगा तो -6, यानी निगेटिव तो होना नहीं है, और x बराबर हमको क्या मिल रहा है, 2। तो हमको पता चल गया बेस क्या मिल रहा है, बेस मिल रहा है 2, और हाइट क्या होगा, 2 और 4 6, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, 6, ये हमको बताना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह बना सकते हैं, यानी तो आप लोग बाय ऑप्शन एज्यूम कर सकते हैं, जो 2 और 4 जुड़ेंगे 6, और 6 और 2 को गुना करेंगे 12, तो बाय ऑप्शन भी आप लोग इसको इजीली बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b + c = 0, if a + b + c = 0, then a² + b² + c² upon ab + bc + ca = what? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बताया आपको, बताया क्या गया, a + b + c = 0, a + b + c = 0, और हमको बताना क्या है, a² + b² + c² बाय ab + bc + ca, इसका वैल्यू बताना है। तो आप क्या सोचते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम लोग देखते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं ना, कुछ सोचते हैं। जैसे a² + b² + c² है, तो a² + b² + c² है, तो चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं a² + b² + c²। अगर ये इसमें अगर थोड़ा सोचिए, जो 2 × ab + bc + ca होता तो आप इसको क्या लिख सकते थे, a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो है नहीं, हम तो लाए, हम तो जैसे लाए तो हम इसलिए लाए जो ये a + b + c का होल स्क्वायर है, लेकिन ये तो गलत है। तो हम ये लाए थे तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 2 × ab + bc + c। अब हम जितना लाए थे उसको तो उतना हम वापस भी कर रहे हैं ना, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं, हम तो लिख सकते हैं +2 × ab + bc + c, ये जोड़े थे, इतना हम घटा दिए तो घटा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये है ab + bc + c। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, फोकस करें, तो ये क्या है आप लोगों को बता सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है, 2 × ab bc और ca, और बटा में क्या है, ab + bc + c। तो अब तो आप लोग क्लियर हो गए हैं, जो आप लोग को क्या मिल रहा है, a + b + c का होल स्क्वायर। अब तो आप लोग सॉल्व कर लिए इसको, कारण आपको a + b + c = 0 दिख रहा है, तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम क्यों लिखेंगे इसको, ये तो 0 हो गया है ना, इसका वैल्यू 0 हो गया। बचा क्या है, -2 × ab + bc + ca अपॉन क्या है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये से ये खत्म, आंसर आपका क्या होगा -2। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सोच सकते हैं, जैसे हम देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम सोचे क्यों ना इसको 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसको दे दिया जाए, जिससे ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0। लेकिन अगर हम इतना लाए हैं तो इतना तो हमको वापस करना होगा, तो बच क्या जाएगा, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। अब लास्टली देखें तो -2 हमको मिल गया, जो हमको बताना था, इसका वैल्यू बताना था -2, आंसर होगा 1/12 माइनस रूट अंडर 140 दिया गया है, फिर है माइनस है 1 बट्टा में है √8 माइनस रूट अंडर 60 माइनस है 2/10 प्लस रूट अंडर 84। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग को तो पहले ही बता दिया गया है, जो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, जो यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो चलिए ठीक है, हम एक बार लिख लेते हैं। हालांकि इसको डायरेक्ट आप लोग बना सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ 12, यहाँ हमको 2 की आवश्यकता थी। 2 मतलब लाने के लिए हमको क्या करना होगा, अंदर से 4 का फैक्टर गुणज हमको निकालना होगा। तो 4 गुने 35, 35 को 4 से गुना करें तो 140 हो जाता है, 35 को 4 से गुना करें तो 140। चलिए ठीक है, तो माइनस क्या होगा, 4 बाहर निकलेगा, 2 बन के रूट के अंदर हमको मिल गया 35, लिख सकते हैं। फिर माइनस है, तो यहाँ भी तो हमको 2 लाना होगा, तो 2 निकालेंगे, 4 बन के आएगा, तो रूट के अंदर बच क्या जाएगा 15। डेली 15, 2 अंदर गया था तो 4 बना था, तो 15 चौका 60 भी हो गया था। अब 2 बाहर आया तो अब सिर्फ बच गया 15। चलिए नेक्स्ट है 2/, यहाँ भी तो आपको 2 लाना होगा, 2 लाएंगे तो 4 अंदर से निकल के आएगा, बाहर बनेगा 2 और रूट के अंदर हो गया है 21। क्लियर। अब तो बनाना आसान, चूंकि आपको 2 मिल गया, तो आप क्या करते हैं, 7 पंचे 35, 7 और 5 12। क्लियर। तो ये करते हैं 5 तिया 15, 5 और 3 8। यहाँ देख रहे हैं 7 तिया 21, 2 फैक्टर जिसका सम क्या होना चाहिए, पीछे वाला होना चाहिए, गुणनफल 2 रूट के अंदर वाला होना चाहिए। तो ये अगर मिल गया तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, 1/√7, माइनस वाला है तो -√5 लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस वाला है तो -√3, चूंकि 5 × 3 था। अब ये माइनस है, अब यहाँ देखते हैं 2, ये क्या होगा √7, ये प्लस वाला है तो +√3। कितना इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ बात करें, इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो, प्लस वाला आएगा, तो चलिए प्लस वाला 7, √7 माइनस √5 है, तो प्लस वाला आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, √7 प्लस √5। तो ये टर्म तो लिखेंगे, साथ में हमको ये भी ध्यान रखना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 2। 7 और 5 के बीच का अंतर 2 है, तो बटा में क्या हो, 2 हो जाएगा। क्लियर। माइनस, अब यहाँ देखें, इसका रेशनल टर्म लिखे तो क्या होगा, माइनस वाला है तो ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, √5 प्लस √3, और 5 में 3 जाएगा तो क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, बटा में 2 लिखना होगा, माइनस। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 तो ऊपर है, हम लिखेंगे √7, ये प्लस वाला है तो -√3 लिखना होगा, चूंकि प्लस वाला था तो माइनस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस है 4, तो ये तो आपको लिखना ही होगा। अब यहाँ देखें तो 2 दूना 4, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, √7/2 प्लस √5/2 माइनस √5/2 माइनस प्लस -√3/2 माइनस √7/2 माइनस माइनस प्लस √3/2। अब देख लेते हैं क्या होता है, प्लस √7/2 माइनस √7/2 प्लस √5/2 माइनस √5/2 माइनस √3/2 प्लस √3/2। तो बचा क्या, बचा कुछ नहीं, बचा 0। तो हम लोग का आंसर 0 हो जाएगा यहाँ। कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
बशर्ते थोड़ा सा हम लोग को ये मतलब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, है ना। तो क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस है वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस है जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ भी होल क्यूब लेकिन ये स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब बात क्या हुआ है, बात क्या हुआ है, अब इसका वैल्यू हमको बताना है, बताना है। यहाँ देख रहे हैं अगर सोचे जो ये ए बी सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला बात है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला बात है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स माइनस वाई इसको जोड़े इसके साथ वाई माइनस जेड और इसको जोड़े जेड माइनस एक्स, इन दोनों सबको जोड़े तो हम देखते हैं क्या मिलेगा। इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को जोड़ दें तो याद रखें माइनस वाई माइनस जेड प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या बच रहा है जीरो, यानी एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स को जोड़े तो जीरो। अब ये टर्म एक टर्म था, ये टर्म था, तीन टर्म था। अगर अब सोचिए यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग को लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिखने से आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 इंटू ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो देख रहे हैं, अगर सपोज मान लेते हैं अगर इन तीनों का टर्म का योग, इन तीनों टर्मों को जोड़ने पर हमको जीरो मिल रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप लोग लिखने के लिए स्वतंत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, तो अब ये बात है। तो चलिए आप आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखते हैं ए बी सी, यानी इस सब का जोड़ तो हम देख लिए जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यानी 3 ए की जगह क्या है एक्स माइनस वाई, वाई की जगह बी की जगह क्या है वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या है जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब यही बात तो यहाँ भी लागू होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इस सब टर्म को इसके साथ फिर इसके इन तीनों टर्मों को जोड़े तो यहाँ भी तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो जीरो, यानी यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर बात करें तो 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। अब यहाँ देखते हैं ये x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब यहाँ देखते हैं इसका दो फैक्टर आप लोगों को पता है, इसका दो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, एक्स प्लस वाई, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। अब यहाँ देखते हैं माइनस वाला जो टर्म है वो तो खत्म हो रहा है, अब बचा क्या है, ऊपर में बचा है एक और x प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बस थोड़ा सा बात हमको पता होना चाहिए, नॉर्मल बात पता होना चाहिए, जिससे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का tan थीटा इक्वल टू है tan 30 डिग्री इंटू है tan 60 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं tan 30 का वैल्यू अगर देखें तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिखते हैं, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3, बाय कुछ नहीं तो 1। यानी अगर tan थीटा बराबर देखें, tan थीटा बराबर हमको मिल क्या रहा है 1, tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 किसका वैल्यू है तो tan 45 डिग्री। तो थीटा बराबर तो हमको पता चल गया 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री। तो हमको बताना क्या था 2 थीटा, तो 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 डिग्री, आंसर क्या होगा 90 डिग्री। यही बताना था इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल टीम में 6 खिलाड़ी हैं, कप्तान की आयु 24 ईयर्स है, 24 वर्ष है। यदि टीम के शेष 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कप्तान को छोड़कर पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो टीम की औसत आयु क्या है? तो टीम की औसत आयु क्या होगी यही बताना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, कप्तान की आयु, क्वेश्चन में दिया गया कप्तान की आयु 24 वर्ष, कैप्टन जो है 24 वर्ष का है, कप्तान की आयु 24 वर्ष है। यदि अगर कप्तान को छोड़ दिया, मान लेते हैं पूरे टीम की औसत आयु क्या है x है, पूरे टीम की औसत आयु x है, तो कितना मेंबर है टीम में 6 खिलाड़ी। तो अगर पूरे टीम की औसत आयु x है तो पूरे टीम के आयु का कुल योग क्या होगा 6x हो जाएगा, क्योंकि अगर x टीम का औसत आयु क्या है x है, पूरा 6 मेंबर है, तो कुल आयु का योग 6x, उसमें से अगर हम 24 कप्तान की आयु माइनस कर दे तो रेस्ट कितना बचेगा, 6 मेंबर में से एक कप्तान हटा दिए तो बचेगा 5। तो होता क्या है पूरे टीम की औसत आयु, पूरे टीम की औसत आयु क्या थी x थी, उससे 3 वर्ष अधिक हो जाता है। यही दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था यहाँ लेते एवरेज बराबर क्या लिखते हैं, औसत का फॉर्मूला क्या है, कुल आयु का योग बट्टे में मेंबर की संख्या, संख्याओं की संख्या, तो यही लिखे। जैसे यहाँ औसत आयु x मान ले तो 6 मेंबर है, तो कुल आयु का योग 6x, उसमें से कैप्टन की आयु हम क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो रेस्ट बचा 5। अब उससे क्या होता है, जो पूरे टीम का जो औसत आयु x है वो 3 वर्ष अधिक हो जाता है। तो चलिए ठीक है, ये क्या होगा 6x माइनस कितना 24 और ये 5x प्लस 15। अब यहाँ देख लेते हैं 6x माइनस 5x को इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा x, और 15 है माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24, यानी पूरे टीम की औसत आयु की बात की जाए तो 39। क्लियर है, 39 पूरे टीम की औसत आयु हो जाएगी। यही क्वेश्चन था, तो क्लियर है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोलाकार तांबे के बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी? तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाला है ना, एक गोला है, इसका व्यास क्या दे रखा है, व्यास दिया गया है 14, इसका जो डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसको बराबर लंबाई के एक तार में बदला जाता है। चलिए ठीक है, तार में बदला जाता है जिसका व्यास क्या होगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया 14 सेंटीमीटर व्यास होना चाहिए उस तार का भी जिसका मतलब व्यास बराबर, तो ये बेलनाकार हो जाएगा, यानी रेडियस इसका भी क्या होगा 7। तो बताना क्या है, उसका हाइट बताना है, उसका ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं h। अब यहाँ जैसे गोला का आयतन क्या लिखते हैं, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन क्या लिखते हैं पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ गोला का आयतन लिखेंगे तो 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। कारण क्या है तो देख लेते हैं, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर जो स्फीयर है गोला है उसका भी डायमीटर है, और जो वायर है तार है उसका भी व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो r रेडियस कितना होगा 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, इसीलिए हम गोला का जो रेडियस है उसको भी r लिखे हैं, और बेलन का रेडियस है उनको भी r ही लिखे हैं। तो यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर से इसको काटें तो सिर्फ बचेगा r, यानी इधर r बराबर 4/3 और r कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट की बात करें, जो सिलेंडर है जो बेलन है उसका हाइट क्या होगा 28/3 सेंटीमीटर। तो यही हमको बताना था यहाँ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिला था, जिसमें गोला का आयतन को अगर मिलाकर हम बेलन को बनाएंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा, वही किए हैं पाई स्क्वायर h
इंटू बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर h जो है बेलन का जो हाइट होगा क्या होगा 28/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन है √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस √63 इक्वल टू 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। √80 है माइनस है √112 112 बटा में क्या है √45 है माइनस है √63। अब यहाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको एक ध्यान रखना होगा, अगर 80 है तो 80 में एक परफेक्ट स्क्वायर क्या बता सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 16 को 5 से गुना करेंगे 80, 16 पंचे 80, तो 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 80 में। 112 में परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 16 से 112, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें 112, या दोनों में परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16 का रूट वैल्यू क्या निकलेगा 4। अब 16 निकल गया तो रूट के अंदर में बचेगा सिर्फ 5, यानी √4 माइनस यहाँ भी 4 निकल रहा है तो बचेगा क्या 7। अब इसमें 45 में परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9, 9 पंचे 45, 9 5 45, तो 9 के लिए निकलेगा क्या 3 और रूट के अंदर 5, तो यहाँ 9 7 63, यानी परफेक्ट स्क्वायर 9 के लिए निकलेगा क्या 3 और ये 7। ऊपर में अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो √5 माइनस √7, नीचे देख रहे हैं कॉमन 3 है, 3 कॉमन लेंगे √5 माइनस √7। अब यहाँ बच क्या रहा है 4/3, आपका आंसर क्या होगा 4/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इस तरह इजीली बना सकते हैं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, एक दुकानदार 18 वस्तुओं को बेचकर 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। उस विक्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, उसे विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि 24 वस्तुओं को बेचकर 36 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ कमा सके। तो यही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, पहले में अगर हम बात करें तो 18 वस्तुओं को बेचकर 24 वस्तुओं के बराबर लाभ कमाता है। तो इस कंडीशन में यहां देखें तो पहले वाला का विक्रय मूल्य अगर डायरेक्ट लिखें, पहले कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है, पहले कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है तो इसको लिख लेते हैं फर्स्ट एसपी क्या है 24 लाभ कमाता है, कितना 18 बेचने पर, ठीक है। सेकेंड एसपी क्या है, सेकेंड एसपी क्या है, तो सेकेंड एसपी दिया गया है जो 24 वस्तु को बेचकर 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 36/24 लिख सकते हैं। तो यहां दे लेते हैं, पहले वाले में क्या दिया गया 24/18, 36/24। अब यहां देख लेते हैं अगर इन दोनों मतलब इसको कितना बढ़ाया जाना चाहिए, इसको 24 पहले एसपी को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे हमको इतना प्रॉफिट मिले, इसके जैसा प्रॉफिट मिले। तो चलिए ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें 36/24 माइनस क्या है 24/18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस गुने 100, और तुलना किससे हो रहा है, किसको बढ़ाना है, तो पहले वाले को बढ़ाना है, तो हम लिख सकते हैं 24/18। चलिए हम इसमें कुछ नहीं किए, बता मतलब पहले कंडीशन में कितना एसपी क्या हुआ 24 वस्तु को बेचने पर 18 वस्तु को 24 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो हम इसको 24/18 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। और ये 36/24, तो पहले वाला को कितना बढ़ाना होगा कि दूसरे के बराबर, दूसरे के जैसा हमको लाभ प्रतिशत मिले, तो हम वही वृद्धि लाभ प्रतिशत बराबर लिखे हैं, वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखे हैं 36/24 माइनस 24/18। चलिए देख लेते हैं इससे हमको मिलता क्या है। यहाँ पर इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी तो हम जानते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 72, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 72 हो जाएगा। अब 24 दिया 72, तो 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108, 18 चौक 72, 24 चौक 96,
और यहाँ पर है गुने 100 बटा में क्या 24 बटा में 18 रहने देते हैं। अब यहाँ 108 में से अगर 96 घटा है, 108 में से अगर 96 माइनस करें तो हमको मिलेगा क्या, 8 में 6 जाएगा 2 और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बटा में 72 गुने 100। अगर मेन बटा की क्रिया करें तो 100 बटा में 1 तो लिख सकते हैं, मेन बटा की क्रिया करें तो 18 ऊपर और 24 नीचे। तो अब हम देख क्या है 12 दूना 24 1872, यानी हमको मिल क्या रहा है 100 बटा में क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा 12.5% बढ़ाना होगा पहले वाले विक्रय मूल्य को। पहले वाले विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा 12 को 5% बढ़ाना होगा। तो क्लियर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी की मासिक आय, मासिक भत्ता, हनी की मासिक भत्ता ज्ञात कीजिए यदि वह अपने भत्ते का 40% छात्रावास के खर्चों पर, किताबों और स्टेशनरी पर 20% खर्च कर रहा है। मतलब 40% वो छात्रावास के खर्च पर कर रहा है और स्टेशनरी और किताबों के मूल्य पर 20% खर्च कर दिया और शेष का 50% वह परिवहन पर खर्च करता है। वह 450 रुपया बचाता है, वह 450 रुपया बचाता है जो कि किताबों और स्टेशनरी और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। 450 रुपया के बारे में बताया गया जो वो खर्च करने के बाद 450 रुपया जो बचाता है उसके बाद खर्च करने के बाद का आधा है। मतलब वो 450 का डबल, यानी वो 450 रुपया आधा है तो यानी कुल बचत कितना करता है 900 बचत करता है, 900 बचाता है। अगर हनी है तो मान लेते हैं हनी का जो भत्ता है क्या एच है, वो 40% छात्रावास पर खर्च करता है और 20% स्टेशनरी पर, यानी 40 और 20 60% तो वो खर्च कर चुका है। 40% वो क्या करता है छात्रावास पर खर्च करता है, हॉस्टल पर खर्च करता है और 20% अब किताबों पर खर्च करता है। तो 60% उसका खर्च हो गया है ना, 60% उसका खर्च हो गया तो बचा कितना 40% बचा है। हनी का अगर भत्ता हम ऐसे लिखे हैं तो 60% वो खर्च कर चुका है, 40% वो छात्रावास के खर्च पर और 20% वो स्टेशनरी पर। अब वो बचा है कितना है 40%। अब उसका 50% वो उसका आधा, 50% मतलब क्या आधा वो परिवहन पर खर्च करता है। तो रेस्ट बचा क्या 50% तो बचा है और वो बचा जो है वो 450 रुपया बचा है। 450 रुपया जो बचाता है वो क्या है शेष खर्च का आधा है। मतलब क्या 450 गुने 2 बराबर 900 लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर इसको काटे तो कितना 5 90 है ना, तो 0 से 0 खत्म 18 पंचे 90। अब चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटे तो 25। तो अगर हम गुना करें 18 को 25 से गुना करें, 18 पंचे 90 पंचे 450 पर ये 10 का 0 एक बाकी था, यानी हनी का जो भत्ता है कितना है 4500 है। तो ये हम इस तरह बना सकते हैं। क्या करें हम 40% वो छात्रावास पर खर्च करता है, स्टेशनरी पर 20% खर्च करता है, यानी 40 और 20 60% वो खर्च कर लिया तो शेष बचा हुआ राशि है 40%। अब 40% में वो 50% परिवहन पर खर्च कर देता है तो 50% बचा है, रेस्ट बचा है। और 450 रुपया बचाता है, 450 रुपया बचाता है जो उसके बाद खर्च किए हुए रुपये का आधा है, यानी 450 का डबल कितना 900 रुपया कुल बचाता होगा, है ना। तो इस तरह से हम पता किए तो H बराबर है हनी का जो भत्ता है कितना है 4500 है। तो क्लियर है आप लोग। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 kg के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। 85 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी जिससे नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो कुल कितना मिश्रण है 85 kg मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। चलिए ठीक है, तो कुल कितना मिश्रण है 85 में दूध का मात्रा क्या है 27, ज्यादा वाला है 27। अब यहां देखते हैं और पानी का कितना है 7 है,
तो अगर सिर्फ हम दूध की मात्रा की बात करें मिश्रण में, तो 27 और 7 क्या है पानी में, तो 27 7 34, यानी ये दूध का मात्रा हो जाएगा। मिश्रण दूध की मात्रा 27:7 दिया गया था, 27:7। तो ये इसमें दूध और ये पानी है, तो इन दोनों का सम कितना 34, ये तो लिख सकते हैं। रेस्ट अगर यहाँ अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहें, अलग अलग लिखना चाहें, तो 85 में कितना 7/34 किसका है, पानी का हिस्सा है। अब इसमें हमको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। तो ऊपर वाला तो दूध था, नीचे वाला पानी, तो पानी में हम कितना मात्रा मिलाएं, तो मान लेते हैं x मात्रा मिलाएंगे, x लीटर मिलाएंगे, x केजी मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, नया रेशियो क्या हो जाए, हमको नया रेशियो मिल जाए 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। तो चलिए बराबर 3:1 यानी 3/1 तो लिख सकते हैं हम। अब इसको अगर काटें तो 17×5 = 85, 17×2 = 34, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 135/2। अब यहाँ देखिए 17×2 = 34, 17×5 = 85, अब 7×5 = 35 बटा में क्या है 2, बटा में 2 है, प्लस x है। तो हमको क्या करना होगा, हम यहाँ प्लस x है और 35/2 है, प्लस x लिखे, यानी हम अगर एलसीएम ले इन दोनों का, 2 और 1 का एलसीएम तो 2, और ये क्या होगा 2x हो जाएगा, बराबर क्या है 3/1। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करना है तो हम गुना कर लेते हैं, 35 × 105 प्लस 2 × 6x बराबर कितना है, 1 से गुना करेंगे तो 135। अब 6x बराबर 135 में से 105 घटाए तो 30, यानी x बराबर कितना 5। तो x क्या था हमारा, x क्या था, x मिलाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाए ये हम माने थे, तो x बराबर क्या होगा 5 kg। क्लियर है, x = 5 kg हमको पानी मिलाना होगा, जो हमारे लोगों का आंसर है। क्लियर, तो क्या किए, दूध रखे, नीचे पानी है, पानी में हम x मिलाएंगे जिससे नया रेशियो 3:1 हो जाए। तो कंपेरिजन कर दिए, तुलना कर दिए, और आंसर आप लोगों के सामने। नेक्स्ट है 1/5 प्लस 999.494 बटा में 495 गुने 99, 1/5 प्लस है 999.494 बटा में 495 गुने 99। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमको ध्यान रखना होगा क्या, जो ये पूर्णांक में है तो पहले हमको पूर्णांक तोड़ना होगा, उसके बाद ही हम इसको अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम मिल जाए हमको 4×3/7 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों गुना करते हैं, ऊपर वाला को ऐड करते हैं, यानी 4×7 + 3, अब बटा में क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 1/5 है, रहने देते हैं, इसको इससे गुना करना होगा, 999 गुने है 495 प्लस है 494 बटा में है 495 गुने 99। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो चूंकि ये इंटू में है और ये बट्टा में, तो हम इसको काट सकते हैं, कितना से जाएगा 5 से जाएगा। चलिए ठीक है, इन दोनों के एलसीएम क्या लेंगे हम, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, अब 495 को 999 से गुना करना है, तो हम क्यों नहीं 999 को 1000 - 1 लिख ले, तो ये 495 और इस 999 को हम 1000 - 1 लिख देते हैं, अब प्लस है 494। चलिए अब देख लेते हैं, ये क्या 1 है, 495 को 1000 से गुना करेंगे 495 पर क्या होगा 000 हो जाएगा, माइनस कितना 495 प्लस 494 बटा में क्या है 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 1 और 494, यानी इन दोनों को अगर जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो कितना 495 हो जाएगा। 495 माइनस में है ये 1 और 494, प्लस में 495 बनाना है, यानी ये से ये खत्म, तो बच क्या गया 4 कितना है 4,95,000 बटा में 5। तो 5 से इसको काटें तो कितना होगा, 5 × 9 = 45, 4 और 5 5 × 9 = 45 पर
000, यानी इसका आंसर आपका क्या होगा 99,000। क्लियर है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह भी बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं दिया क्या गया है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है 1 4 दिया गया 4 है। अब अगर हम बेसिक फॉर्मूला इसका देखें तो हम लोग जानते हैं ये 7 sin स्क्वायर थीटा है, उसको रहने देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 4। कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, बस उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर दिए। तो ये क्या होगा 7 sin स्क्वायर थीटा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस और ये क्या होगा 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब है क्या 7 sin स्क्वायर थीटा में से 3 sin स्क्वायर थीटा अगर घटाते हैं तो हमको मिलता है 4 sin स्क्वायर थीटा। अब 4 प्लस 3 है उसको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो sin थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1/2। और ये 1/2 को अगर sin के रूप में लिखे तो हम लिखते हैं sin कितना 30 डिग्री। तो sin थीटा इक्वल टू sin 30 डिग्री, थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, थीटा बराबर मिल गया हमको 30 डिग्री। अब हमको बताना क्या था, हमको बताना था sec थीटा प्लस cosec थीटा, यही बताना है। तो sec 30 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं, sec 30 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं 2/√3 और cosec 30 डिग्री बराबर cosec 30 डिग्री बराबर चूंकि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cosec 30 डिग्री बराबर लिखते हैं क्या है 2। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया है तो हम लोग का आंसर क्या होगा 2/√3 प्लस 2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन ही था। तो आप लोग इस टाइप से इस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।